वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। डियर ऑल, आज जिस टॉपिक को आप पढ़ने वाले हैं, एग्ज़ाम में बार बार इस टॉपिक को रिपीट करके पूछा जाता है और 110% श्योर हूँ कि इस टॉपिक को इस बार फिर से पूछा जाएगा। चाहे आप कॉमर्स, मैनेजमेंट, बिजनेस किसी भी एस्पेक्ट को समझना चाह रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए एक डीप इंसाइट मैं प्रोवाइड करती हूँ। सिर्फ वीडियो को सुन लेने से कुछ नहीं होगा। रिक्वेस्ट रहेगा कि जब आप किसी कुछ सुन रहे हैं, कुछ कंटेंट आप तक पहुँच रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा मंथन करेंगे, क्योंकि मास्टर लेवल पर आकर जनरली लोग इस डिग्री को इसीलिए करते हैं कि उनको फ्यूचर में मास्टर बनने का इरादा होता है। और कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान का जो सबसे ऊपरी स्तर है वो हम लोगों को यहाँ पर बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, होगा कैसे, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और उसके बिना नहीं हो पाएगा। एमकॉम, एमबीए, बीकॉम, बीबीए या फिर कोई भी डिग्री कोर्स में अगर आपका टॉपिक है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, तो आप बिल्कुल सही ठिकाने पर आए हैं। अच्छा, एक बात बताएंगे, अभी फ़िलहाल हम बीबीएमक्यू के सिलेबस को देख रहे हैं और एचआर स्पेशलाइजेशन वाले इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। पेपर नंबर 415 ग्रुप बी जो है वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में एचआर के लिए है कोड। आप कहीं से एमकॉम, एमबीए कुछ भी कर रहे हों, आपके पेपर का नाम चेंज हो सकता है, लेकिन टॉपिक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बार बार पूछा जाने वाला एग्ज़ामिनर का सबसे पसंदीदा टॉपिक है। क्योंकि इस टॉपिक में कुछ चीज़ें ओपन सीक्रेट हैं, कुछ चीज़ों पर एक लेयर लगा हुआ है, उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जब आप इन दो टर्म को अलग अलग करते हैं, इनका डिसेक्शन होता है, तो पता चलता है कि लर्निंग अलग है और ऑर्गेनाइजेशन अलग है। और आज तक आपने लर्निंग के बारे में बहुत कुछ सुनकर रखा होगा। मैं आपको आज सिर्फ बेसिक बता रही हूँ, इसलिए ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए हमारा टॉपिक को लेकर। लर्निंग, जिसको लोग कहते हैं हिंदी में अधिगम, या फिर इसे ही आसान हिंदी में कहते हैं सीखना। आसान हिंदी इसलिए बोल रही हूँ कि अधिगम जो है ये बहुत टफ लग सकता है, लेकिन इस टॉपिक को बीएड के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। जब आप लर्निंग को पढ़ रहे हैं, लर्निंग को समझना चाह रहे हैं, तो इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि अभी हमने कुछ सीख लिया तो अब हमको यहीं पे ठहरना है, रुकना है। हमें इसको कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहना है और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। आपने लास्ट क्लास में चेंज मैनेजमेंट को पढ़ा। टॉपिक का नाम ही है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। हम लर्निंग करेंगे क्यों? हम लर्निंग इसलिए करेंगे, और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन इसलिए लर्निंग करने वाला है। और ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग करेगा, इसका ये मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने एम्प्लॉय वर्कर हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो ह्यूमन एसेट्स हैं, वो काम करेंगे, वो सीखेंगे कुछ नया। और सीखेंगे क्यों? तो वो सीखेंगे इसलिए क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हो रहा है, जो भी चेंजेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं, उसको हम आसानी से एडेप्ट कर पाएँ, खुद पर लागू कर पाएँ, या उन पर वो चलाया जा सके। कहीं ना कहीं लर्निंग का अंतिम रिजल्ट जो है वो चेंज पर जाकर रुक जाएगा। हम सीख रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें चेंज की ओर बढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव की ज़रूरत है।
लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि चेंज इनएविटेबल फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब उसे हम हटा नहीं सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं, वो रहेगा ही। कई बार ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस में हमने पढ़ लिया कि जब चेंज ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, वर्कर एम्प्लॉय रेसिस्ट कर रहे हैं, भाग रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब चेंजेस आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बर्डन ही लेकर आ रहा है या कुछ बिगाड़ने के लिए आ रहा है। चेंज ग्रोथ के लिए आ रहा है और इस बात को हम वर्कर नहीं समझ पाते। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बता दिया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉय, इवन एम्प्लॉयर के लिए भी बहुत हार्ड होता है, मैनेजमेंट के लिए भी हार्ड होता है कि वो चेंज को इम्प्लीमेंट करवा पाए। लेकिन चेंज मैनेजमेंट टॉपिक किस तरीके से लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है उसको आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बातों को। लर्निंग तो करेंगे, सीखेंगे, लेकिन इसका अंत कहाँ है? तो अंत है बदलाव को स्वीकार करना है। जो ऑर्गेनाइजेशन में इम्बैलेंस होने वाला है, हो सकता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो जाए, हो सकता है हमारा वर्किंग कंडीशन बदल जाए, पूरा का पूरा वर्किंग सिनेरियो बदल जाए, और बहुत कारण ऐसे हैं जिनके कारण बदलाव होता है। कुछ लोग को आप सुनते होंगे, अक्सर वो कहते हैं, पहले तो बहुत तेज लोग ही ये जनरली कहते हैं कि आई एम स्टिल लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ अभी भी। और अगर आप सीख रहे हैं तो इस बात को ध्यान देना है, इस बात पर अमल करना है कि हर सीखने को, हर लर्निंग को हम ग्रोथ से नहीं जोड़ पाते हैं, ना ही हमें उसको उससे जोड़ना चाहिए। इस बात को मैं प्रूफ करूंगी कि ज़रूरी नहीं है कि हर सीख, हर अधिगम, हर लर्निंग पॉजिटिव ही हो या उसमें ग्रोथ ही इन्वॉल्व हो। जैसे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट लगता तो एक है पर एक है नहीं। तो लर्निंग जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है उसको कहा जाता है कि अगर कोई इंसान सीख रहा है, मतलब उसके बिहेवियर में कुछ मॉड्यूलेशन आ रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहा है। अब ये बदलाव, ये जो हम सीख ला रहे हैं, जो हम लर्निंग कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, हमारे पास्ट में हुई कुछ ऐसे इवेंट होंगे, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिससे हमने जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया है। कई बार हम लर्निंग करते हैं ट्रेनिंग के जरिए। आपको मालूम है हर ऑर्गेनाइजेशन में HRD फंक्शन करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ अधिक नहीं है तो कई बार HRD प्रॉपर आपको नज़र नहीं आता है, लेकिन जो वर्कर काम करते हैं उनको ट्रेनिंग पर भेजा जाता है, और जनरली जो कि ब्लू कॉलर जॉब परफॉर्म करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर नहीं होते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग होता है। दूसरी बात, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव के लिए होते हैं, मतलब हायर पोजीशन पर जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारे MDPs होते हैं, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके जरिए उनको ट्रेनिंग मिलता है। लेकिन उस ट्रेनिंग का नाम बदल के हो जाता है डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक इंडिविजुअल को पहले ये समझना होगा, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, पढ़ना हमें है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन में सीखने को लेकर बहुत चीज़ें हैं, पर हर कोई क्या सीखना चाह रहा है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन क्या हर कोई एडेप्ट कर पा रहा है? तो यहाँ लर्निंग होगी ताकि हम एंड रिजल्ट तक पहुँच पाएँ, और जितने भी तरीके के लर्निंग होते हैं
उसका अंतिम नतीजा है बदलाव। हम सीख रहे हैं बदलाव के लिए ना। दूसरी बात, कोई पूछे कि लर्निंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या बदलता है, तो देखिए, छोटे मोटे बदलाव को हम सीखना नहीं कहते हैं, उसको हम लर्निंग नहीं कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए, कोई बच्चा अपने पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है और एग्ज़ाम के दिन वो सारे कंसेप्ट को भूल जा रहा है, तो आप कहेंगे कि वो तो कुछ सीखा ही नहीं था, वो पढ़ा ही नहीं था। अरे भाई, ये जो सिनेरियो मैंने बताया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बच्चा कुछ सीखा ही नहीं। यहाँ पर ये मतलब है कि उस बच्चे ने उस स्ट्रेस को जो उस तक आया एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में, वो उसको झेल नहीं पाया, वो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और जो कुछ उसको आता था वो भूल गया। डियर ऑल, लर्निंग का मतलब सिर्फ टेम्पररी चेंज नहीं है। यहाँ पर मैंने बताया कि बच्चा एग्ज़ाम के दौरान सारे कंसेप्ट को भूल गया, इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे की लर्निंग अच्छी नहीं हुई। बच्चे ने साल भर पढ़ा और बच्चा जैसे ही एग्ज़ाम हॉल से निकलता है, उसको सारी बातें याद आने लगती है। इसका ये मतलब है कि टेम्पररी बदलाव को हम लर्निंग नहीं कहते हैं, ये चलता ही रहता है। जैसे कोई इंसान कुछ पढ़ कर गया, या कहीं उसको कोई वर्कर है, उसको कहीं अपने ऑफिस में कुछ प्रेजेंटेशन देना है, उसको कुछ मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना है, और उसकी मान के चले मेडिसिन चल रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेडिसिन के कंडीशन में वो जो 1 मंथ से अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को, रिपोर्ट को बना कर लेकर आया है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको जो ट्रेनिंग मिली या वो जो कुछ सीखा है वो सीख ही नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही प्रेजेंटेशन ओवर हुआ, जब लोगों ने उससे बात किया तो मालूम हुआ कि बस मेडिसिन के कारण उसकी तबीयत सही नहीं थी, वो थोड़ा सा सो नहीं पाया था, थकान था उसको, वो ढंग से खा पी नहीं पाया था, इसलिए वो जो जानता था वो भी भूल गया। आपको ये भी समझना होगा कि हर एक चेंज लर्निंग नहीं है। यहाँ तुरंत आपने केस को पता किया, केस को सुन लिया कि एक एम्प्लॉई अपने काम को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया, इसका ये मतलब नहीं है कि उसने सीखा नहीं। यहाँ पर उसके लिए ये मतलब है कि ये जो छोटा बदलाव उसके बिहेवियर में दिखा, कि जब उसको प्रेजेंटेशन देना था उसकी तबीयत बिगड़ गई, वो भूल गया, उसकी दवा चल रही थी, वो एक टेम्पररी चेंज है। जैसे ही प्रेजेंटेशन ओवर होता है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इस बात पर ध्यान देंगे कि हर एक चेंज जो है, जो बदलाव हो रहा है, वो लर्निंग नहीं है। हर केसेस में, हर एग्जाम्पल में, डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स को मैं आपके क्लास में बता रही हूँ, इन्वॉल्व कर रही हूँ। रैदर इस बात को आपको समझना होगा कि लर्निंग जो है रिलेटिवली एक परमानेंट चेंज है बिहेवियर में। रिलेटिवली परमानेंट चेंज का मतलब क्या है, तो सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने म्यूजिक सीखा, या किसी ने स्विमिंग सीखा, या किसी ने कोई प्रॉपर स्किल को एक्वायर किया, उसको सीख लिया। 4-5 साल बाद वो अपने स्किल को भूल गया। अब उसको वापस से मेहनत करना होगा, चीज़ों को रिकॉल करने के लिए वापस से उसको रिटेंशन करना होगा। यहाँ आप क्या कहेंगे कि उसकी लर्निंग ही प्रॉपर नहीं हो पाई? बिल्कुल नहीं।
यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जब उसकी प्रैक्टिस छूट गई तो उसकी लर्निंग वीक नज़र आ रही है। उसने सीख तो लिया है, बस उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो हर एक छोटी मोटी गलतियाँ, हर एक बदलाव सीखना नहीं होता, हर एक चेंज लर्निंग नहीं होता है। एक बात और, बच्चा जब गेस्टेशन पीरियड में, जब वो माँ के गर्भ में जा रहा होता है, हमें मालूम है कि उस समय से ही वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, वो सीखने लगता है। इसीलिए जनरली कहा जाता है कि जितनी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके सामने अच्छी अच्छी बातें करें, रिलीजियस बुक्स को पढ़ा जाए, वो जो भी जिस फेथ में उनका बिलीव होता है उसके रिचुअल्स को, उसके कस्टम्स को परफॉर्म करे, जिस काम में उनको मन लगता है, या ऐसे लोगों के संगति में रहें जिससे बच्चा बहुत कुछ सीख पाए। तो एक बच्चा जो कि गर्भ में जा रहा है, मम्मी के पेट में है, वो वहीं से उसकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है और वो चलती तब तक है जब तक वो मर नहीं जाता। इवन ये कॉन्सेप्ट इतना भी बड़ा है कि लोग मर भी जाते हैं, और हिंदू तो ये मानते भी हैं थ्योरी ऑफ रीबर्थ, कि जो मर गए वो वापस से जन्म लेंगे अगर उनका कर्मा सही रहा होगा, उन्होंने अच्छे कर्म को किया होगा, तो वो वापस इंसान भी बनेंगे। और जब वो वापस इंसान बनकर लौटेंगे तो वो पास्ट रिकॉर्डिंग जो उन्होंने पास्ट में अपनी एक लाइफ को गुजारी हुई है, उसके कुछ बात उनको याद आते हैं, और वैसा जब वो अन्य लोगों से मिलते हैं तो फिर उस तरीके से रिलेशनशिप भी डेवलप होता है। ये एक अलग सी थ्योरी भी है। लर्निंग को लेकर बहुत सारी थ्योरी है, आपको उसको नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ, जिनको अच्छा रिजल्ट करना है उनको पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ते रहेंगे साइड में। जब एक इंडिविजुअल को लर्निंग की ज़रूरत है, तो आज जब ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में काम कर रहा है, विद इन अ सेकेंड बदलाव हो रहा है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को सीखने की ज़रूरत कैसे नहीं होगी। तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और उसमें काम करने वाले जितने भी मेंबर हैं वो कंटिन्यूअसली खुद पर वर्क कर रहे हैं, ताकि कुछ भी नया कंडीशन आ जाए, इन्वायरमेंट में चेंजेस आ जाए, वो सीखते रहें। जो नहीं सीख पाएगा, जो बदलाव पर नहीं आगे बढ़ पाएगा, वो पीछे रह जाएंगे। इसीलिए आपको मालूम है कि हर ऑर्गेनाइजेशन, पीटर सेंज ने लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया, सबके बीच में पॉपुलर किया। जो पीटर सेंज थे, उनकी एक बुक आई 5th डिसिप्लिन। उन्होंने 5 डिसिप्लिन बताए, और उस बुक में ये बताया गया कि कैसे कुछ ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो पुराने तरीके से काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो लाइफ स्पैन होता था वो 10 साल 15 साल में ही वो ख़त्म हो जाते थे। अच्छा परफॉर्म करते थे, सब होता भी था, और एक दिन उनका नामो निशान मिट जाता था। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा लंबे समय तक सरवाइव करे, उसके लिए उन्होंने एक बुक रिलीज किया, बुक लाया हम लोगों के सामने, जो मेगा हिट साबित हुई, बहुत पॉपुलर हुई, 5th डिसिप्लिन। आप उसे भी एग्ज़ाम में लिखेंगे, पीटर सेंज के द्वारा लिखी गई है। दूसरी बात कि आपने अक्सर सुना होगा बचपन से लोगों से, अपने आसपास के सदस्यों से, कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। फिर कुछ लोग उसको कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं, अपोज भी करते हैं कि नहीं नहीं, एक वक्त के बाद आप ना कुछ अगर सिखाया भी जाए तो सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि ना हमारी मेमोरी उतनी शार्प रह जाती है, ऊपर से अगर उम्र बहुत अधिक हो गई, कुछ याद नहीं हो रहा है, तो सीखना हार्ड प्रोसेस होता है।
लेकिन आज भी हमारे सोसाइटी में ऐसे बड़े लोग मिसाल हैं जो एकदम अपने एज के लास्ट स्टेज में आकर भी हर दिन खुद पर काम कर रहे हैं और नया सीख रहे हैं। यहाँ जब आप ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग पढ़ रहे हैं तो ये गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। इंडिविजुअल गोल तो पूरा करेगा ही एक एम्प्लॉय, हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल पर भी फोकस करना चाहिए। आज जितने भी फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर रहे हैं, जितने डिपार्टमेंट वर्क करते हैं, प्रोडक्शन हो, एचआर हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, वो सारी एक्टिविटीज़ अब पहले से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो गई है, क्योंकि सब में अब टेक्नोलॉजी आ गया है। अब लोग एआई सीख रहे हैं ताकि काम आसान हो जाए। इवन ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय पर इतना इन्वेस्ट कर रही है कि वो एआई सीखे, एआई के बहुत सारे टूल टेक्निक को सीखे, एक्सेल वगैरह भी एडवांस लेवल पर सीखे। बेसिक कंप्यूटर से अब काम नहीं चलने वाला है, बाज़ार में बड़ी ऑप्शन आ गए हैं, डिजिटल मार्केटिंग आ गया है, इसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेशन आ गए हैं, इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसको सीखते सीखते आपकी ज़िंदगी कम हो जाएगी। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सीखता कैसे रहेगा? क्या एक दिन में उसके मेंबर सारे मशीन को चलाना, सारी टेक्नोलॉजी में मास्टर हो जाएंगे? नहीं, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, लर्निंग को हम प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट भी कहते हैं कि कुछ नया सीख रहे हैं तो दिमाग को इतना तो खोल कर रखना है, रेडी रखना है कि नई नई थ्योरी, नई बातों को दिमाग में लेते चले जाएं, नए कॉन्सेप्ट को एडजस्ट करते रहें। इससे ये होगा कि आप चेंज को एडेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो जहाँ पर एडजस्टमेंट है वहाँ पर लर्निंग है। और सीखने के लिए इंसान को तो ये सब भी हमने सुन के रखा है कि मन की ज़रूरत होती है। अगर आप मन लगा करके नई नई टेक्नोलॉजी, स्किल, कॉम्पिटेंसी, एक्सपर्टीज को सीखेंगे, उस पर वर्क करेंगे, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्प्लॉय बनेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिशनरी है, आपकी इच्छा पर नहीं है। ये आज के वर्किंग एनवायरनमेंट को लेकर, आज के सिनेरियो में सबसे बड़ी ज़रूरत है, ये नीड है, ये आपकी वांट नहीं है। दूसरी बात, लर्निंग ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम से होता है। कई बार हम अपने पास्ट मिस्टेक्स से ही तो सीखते हैं। जैसे 2, 4, 5 बार आपको धोखा नहीं मिलेगा लाइफ में, तब आप खुद पे स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। फिर आपको पता चलेगा कि किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जल्दी से। उसी तरीके से अगर आप अपने पास्ट में बहुत सारी गलतियों को कर चुके हैं, तो वो धीरे धीरे करके समय के साथ जब आपकी मैच्योरिटी आएगी, आप समझदार हो जाएंगे, तो आपको एहसास होगा कि बहुत जल्दी आपने किसी पर भरोसा कर लिया था। इतना जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर कहीं से सीखते हैं तो गुरु हटाओ, टेक्नोलॉजी भी हटाओ, हम अपने एक्सपीरियंसेस से भी सीखते हैं। कई बार कोई अपनी कहानी बता रहा हो, ऐसा नहीं कि पर्सनल ही एक्सपीरियंस है, दूसरे भी जब अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करें, मेरे साथ ऐसा हो चुका था, तो आप इस बात का ख्याल करेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको अपनी गलतियों को बताते हैं कि मैंने ज़िंदगी में ये गलतियाँ की हैं, तुम ये गलतियाँ मत करना। ये हो गया लर्निंग। लेकिन जो सीख रहा है उसके लिए भी ये ज़रूरी है
उसको भी बहुत सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान स्ट्रेस में है, उसमें फटीग के टेंडेंसी दिख रहे हैं, उसका एज कम है, तो क्या वो जल्दी से सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। फिर उसको उतना ही सिखाया जाएगा जितना वो सीख पाएगा। दूसरी बात, अगर आप किसी को कुछ ऐसा चीज़ सिखा रहे हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या वो सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। तो आपका इंटरेस्ट भी होगा तो लर्निंग का प्रोसेस अच्छा दिखेगा, हो पाएगा प्रॉपरली। ऐसा ना हो कि सिर्फ इच्छा हो। सिर्फ चाहत रखने से नहीं है कि सीखेंगे, आपको उसमें लगना होगा, विलिंगनेस होना ही चाहिए। थोड़ा इंटेलिजेंस की भी ज़रूरत होती है। कोई कुछ बोल रहा है, सुन ही नहीं रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमारे पहले के भी कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि हम सीखना नहीं चाहते हैं। जैसे कुछ लोग अक्सर बोलते भी हैं कि भाई पढ़ के कोई नहीं सीख पाएगा, प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। तो कुछ लोग मानते हैं लर्निंग बाय डूइंग। ये तो रहा बेसिक लर्निंग क्या होता है। आज की ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रही है, इसके स्लाइड को आप नोट कर सकते हैं। इसमें जो लर्निंग की थ्योरीज है उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और वो बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अगर आप MBA लेवल पर हैं, जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने कॉपी में आंसर राइटिंग करनी है वो डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, जिनको नहीं लिखना है तो फिर उनके लिए भी दूसरा रास्ता है। लर्निंग आपके बिहेवियर में बदलाव लाता है। हम सीखते हैं तो फिर हमें बदलाव दिखता है। जैसे कि कोई इंसान गाना बस ऐसे ही इंटरेस्ट में गा रहा हो और कोई ऐसा हो जो कि प्रॉपर ट्रेंड हो, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। कुछ ऐसे भी होते हैं, गॉड गिफ्टेड सिंगर भी होते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस्ड लोग, स्किल्ड लोग अलग ही दिख जाते हैं, नज़र आ जाते हैं। ये है लर्निंग। कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो आपके माइंड में आएंगे वो स्लाइड में है, ज़रा पढ़िएगा इसको। क्यों लर्निंग को बोला जाता है कि इसमें कंसिस्टेंट चेंज की ज़रूरत होती है, और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन सीख लिए तो फिर बैठ गए। ये लगातार इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे कि डॉक्टर ने मेडिसिन लिखा है, बस एक दिन दवा खाएं और रिजल्ट पूरा चाहिए। आपको उसको पूरे डोज को कंप्लीट करना होगा। कई लोग हैं एक दिन कुछ सीख लिए फिर बोलते हैं अरे इतना ही सीख पाए। तो धीरे धीरे सीखना, निरंतर सीखना, ये है लर्निंग की प्रक्रिया। ये चलता रहेगा। ऐसा नहीं एक दिन में 12 घंटे पढ़ लिए और एक दिन हम 5 मिनट भी नहीं पढ़ें, ये तो कंसिस्टेंसी नहीं हुई। लर्निंग से आपके बिहेवियर में चेंजेस आएगा, और यहाँ बिहेवियर आपके इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, उसके जितने एम्प्लॉय मेंबर हैं उनके लिए हो रही है। फिर दूसरे स्लाइड को आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। लर्निंग तभी हो पाएगा जब आपके अंदर इनफ मोटिवेशन हो कि हाँ सच में हम सीखना चाह रहे हैं। आपको मालूम है थ्योरी वाई थ्योरी एक्स का कंसेप्ट है डगलस मैकग्रेगर का, ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप इसे इस कॉन्सेप्ट में एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं। थ्योरी एक्स वाले वर्कर मानते हैं कि काम जो है वो बोझ है, उनको खुद में कभी इंटरेस्ट नहीं आता है।
उनको डरा धमका के बॉस जब तक 4 बात ना सुनाए वो काम करेंगे ही नहीं। लेकिन थ्योरी वाई वाले जो हैं वो वर्क को रेस्ट और प्ले की तरह एंजॉय करते हैं। तो आप बताइए दोनों में से किसकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी होगी? तो जवाब तो कन्फर्म है कि थ्योरी वाई वाले सीखेंगे। क्यों? क्योंकि वो पार्टिसिपेशन पर फोकस करते हैं। लेकिन थ्योरी एक्स को सीधा करने के लिए जो बॉस होता है, जो मैनेजर होता है, उसको अथॉरिटेटिव परसेप्शन से डरा कर धमका कर सुना कर काम करवाना ही पड़ता है। तो बदलाव की ज़रूरत है और हर एक चेंज लर्निंग भी नहीं है, इसको समझना है। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसको कंफर्म किया है कि लर्निंग एक्सपीरियंस पर कैसे बेस्ड होती है। जैसे कई बार एक्सपीरियंस मतलब क्या कि कई बार कुछ लोग रिएक्ट नहीं करते पर उनको समझ आ जाता है कि सामने वाला उनको चीट कर रहा है, या सामने वाला जैसा खुद को दिखा रहा है वैसा नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन से भी तो लर्निंग होती है। बच्चा आपको देख रहा है कि आप इलेक्ट्रिक बोर्ड में चार्जर लगा रहे हैं, बच्चा वही देखकर आपकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहा है और वो वैसा काम कर रहा है। इतना ही नहीं, जब आपके साथ आपके घर में कोई पेट रहता है, कोई पालतू जानवर रहता है, आप जैसी एक्टिविटी करेंगे वो वैसा धीरे धीरे बदलता जाएगा, उसके बिहेवियर में आपको वो चेंजेस दिखेंगे। जैसे कि जनरली कुत्ते और बिल्लियों में दिखता है कि जैसे उसके ऑनर सोते हैं वो सेम टू सेम कॉपी करता है, या वो अपनी एक्टिविटी से जिस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं वो वैसा सो करता है, चाहे वो अपना अफेक्शन हो, चाहे अगर वो एंग्री है तो वो भी बताता है। कई बार अंदाज़ा लगाकर भी हम लोग सीख लेते हैं। जैसे कि दूर से ही देख रहे हैं, समंदर के किनारे खड़े हैं कि पानी बहुत गहरा लग रहा है, मतलब डूबेंगे। कई बार नदी नाले को देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसमें पानी ज़्यादा नहीं है। यहाँ हमने सीख लिया बस ऑब्जर्वेशन के थ्रू, असेसमेंट के थ्रू। अब आ रहा है ये जो स्लाइड है, बहुत ज़रूरी है, आप एग्ज़ाम में इसे लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्यों ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन को सीखने की? और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन को सीखने का तात्पर्य यह है कि उसमें काम कर रहे मेंबर्स को भी सीखना है, और ये उसी के लिए ही तो कहा गया है। हम जितने इंसान हैं उसे ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। अब जो ह्यूमन रिसोर्स है उनके ही जिम्मे होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी स्ट्रैटेजी है, जितने भी गोल्स हैं, जितने भी काम हैं, उसको इम्प्लीमेंट करेगा या करवाएगा। अगर वो हायर पोजीशन पे है तो उसका काम ही है कि सारे डिसीजंस को ले लो और उसके बाद इम्प्लीमेंट करवाओ। लेकिन जितनी स्ट्रैटेजी है, जितनी टैक्टिक्स है, वो सभी जो है वो फ्रूटफुल नहीं हो पाती है, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। रीज़न होता है एम्प्लॉय का बिहेवियर। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कुछ है तो उसमें लर्निंग भी है। पर्सनालिटी, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड, स्ट्रेस, जो बात आप बोल रहे हैं वो सब टॉपिक है, उसको पढ़ना है। दूसरी बात, अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो कुछ ऐसे ज़रूर मिलेंगे, हर जगह पर होता है कि वो सीखना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और लर्निंग से जो भी हमारे अंदर बदलाव आएगा, वो बदलाव क्यों आना चाहिए? ताकि हम चेंज के लिए रेडी हो पाएँ। चेंज बिफोर चेंज चेंजेस यू। तो ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बने रहने के लिए, मतलब
टास्क जो है डेडलाइन में, टारगेट टाइम में कंप्लीट हो जाए और इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाए। उसके लिए भी तो ऑर्गेनाइजेशन को सीखने की ज़रूरत है। अगर सब एक साथ नहीं आएंगे, सेम पेज पर नहीं आएंगे, तो क्या काम हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और ये होगा तब जब हम कंटिन्यूअस लर्निंग करेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। एक बात बता रही हूँ, जब आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा ट्रेनिंग, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं पढ़ा दूँगी। ट्रेनिंग और लर्निंग लोगों को सेम लगता है, पर सेम है क्या? जितने लोग ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरते हैं, जितने भी एम्प्लॉय, क्या सभी लर्निंग के स्टेज में क्रॉस कर पाते हैं? क्या सभी बराबर सीख पाते हैं? तो लर्निंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि वो वन टाइम वर्क है, वन टाइम टास्क है। और हर एम्प्लॉय को कोशिश करना है कि वो नई नई स्किल और नॉलेज को एक्वायर करे, पढ़ता रहे, सीखता रहे, समझता रहे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अब जो है हम लोग टॉपिक के एकदम सेंटर में आ गए हैं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे बड़ी बात है, कई ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा जा रहा है कि वहाँ ओपन कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। बॉस को लगता है कि अगर वो अपने सबऑर्डिनेट को कुछ सिखा रहा है, अपने से लोअर लेवल के पीपल को ट्रेनिंग दे रहा है, या मेंटरशिप कर दे रहा है, मेंटरिंग कर रहा है, काउंसलिंग कर रहा है, तो वो ज़्यादा सीख जाएगा और फिर मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो लोग, वर्कर जो हैं, हायर अथॉरिटी वाले हों, चाहे मैनेजरियल पोजीशन वाले हों, या कई बार सबऑर्डिनेट भी ऐसे होते हैं साथ काम करने वाले, कि नॉलेज शेयरिंग से बचते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि जो गैप आ रहा है काम करने वाले वर्कर्स के बीच में, उसको रिड्यूस करें। नॉलेज को शेयर करना ज़रूरी है। और एम्प्लॉय के बिहेवियर को चेंज करने का सबसे बड़ा तरीका है उसको मोटिवेट करना कि तुम सीखो। अगर तुम सीखोगे नहीं तो तुम बदलाव की ओर नहीं बढ़ोगे और तुम्हें बदलाव अच्छा नहीं लगेगा। थर्ड स्लाइड में फिर से आप देख रहे हैं कि मैंने लर्निंग को डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे भी, कुछ और बातें हैं। कई बार ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय इसलिए भी लैग करते हैं, पीछे रह जाते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में जाकर कुछ अपना आइडिया बता रहा हूँ, अपने व्यू पॉइंट को रख रहा हूँ, तो सारा काम मेरे ही सिर पे आ जाएगा। ये एकदम नॉर्मल सी टेंडेंसी है। अगर मैं कुछ नए टास्क बता रहा हूँ, मेरे माइंड में कुछ वैसा चल रहा है, मैं अपने कुछ प्रोजेक्ट बता रहा हूँ जो सभी वर्कर को काम करेगा, तो फिर वर्कर खुद ही पीछे हट जाता है कि नहीं, ऐसा ना हो कि मैं ही आइडिया दे रहा हूँ, सारा काम मुझ पे डाल दिया जाए। दूसरी बात, लर्निंग से आप रेसिस्ट कम करेंगे। अगर आपने एआई कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, कैसे उसमें काम होता है पता ही नहीं है, आप रेसिस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप उसको सीखने लगेंगे तो फिर आप 10 लोगों को सिखाने लगेंगे। हमने चेंज टॉपिक में ये भी पढ़ा था कि चेंज मैनेजर को ये टैक्टिक्स अपनाना चाहिए कि अगर उसको चेंज करना है तो एक ग्रुप रखे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रुप बना दे। और ये ग्रुप बताकर नहीं बनाना है। जो लोग चेंज के लिए रेडी दिखते हैं, जो एकदम हाइपर एक्टिव हैं, हाँ सर, हाँ बॉस, काम हो जाएगा, यस बॉस करने वाले, उन्हीं लोगों को ये बता देना है कि हम आपको सिखा रहे हैं, बाकी आप दूसरों को भी गाइड करिएगा। तो उनके अंदर तुरंत ये भाव आ जाता है कि अच्छा हमें भी किसी को गाइड करना है, और वो इसको बड़े पॉजिटिव नोट पर रखते हैं। तो लर्निंग बहुत ज़रूरी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन सीखेगा नहीं तो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, जहाँ हम ग्लोबलाइज्ड हो चुके हैं, जहाँ बात होती है सस्टेनेबल ग्रोथ की,
जहाँ हमारे पास बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल के टूल टेक्निक्स हैं, इम्प्रूवमेंट के टूल एंड टेक्निक्स हैं, सब पड़े हुए हैं। जब आप अमेरिकन स्टाइल ऑफ वर्क कल्चर देख रहे हैं या फिर आप जापानीज वर्क कल्चर को देख रहे हैं, ज़मीन आसमान का अंतर है। हमें वो सब पर वर्क करना ही नहीं रहता है, क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते हैं। और जो सीखना नहीं चाहते हैं तो फिर सबसे पहले वही मारे जाएंगे, उन्हीं की ही नौकरी जाएगी। और ये कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी जायज़ है वर्कर में, कि जब आपका काम मशीन कर देगा तो फिर उस जगह पर मशीन ही काम करेगा, आप नहीं करेंगे। फिर भी एआई के फ़ायदे भी बहुत हैं, नुकसान भी बहुत है। हर टेक्नोलॉजी के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। तो लर्निंग एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। और हम सीख कैसे रहे हैं? कई बार बुक पढ़ के सीख लेते हैं, कई बार कोई सुना दिया उस पर सीख लेते हैं, कई बार अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, कई बार ट्रेनिंग से सीखते हैं, कई बार कुछ घटना घट जाती है, बहुत बाद में होश आता है, तब सीखते हैं। उसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सीखने की ज़रूरत है, उसमें काम कर रहे मेंबर्स को सीखने की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशन कैसे सीखेगा? उसके मेंबर्स सीखेंगे, उसके मेंबर्स रेडी रहेंगे नई नई चीज़ों को एडेप्ट और एक्सेप्ट करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि हर लर्निंग किसी को ऑब्ज़र्व कर लिए तो हो गया। कई लोगों की पर्सनालिटी इतनी हिडन होती है कि आप कुछ पता नहीं कर पाएंगे, आप उसके ज्ञान को ऑब्ज़र्व ही नहीं कर सकते, या आप उसकी अज्ञानता को भी ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते कि कोई कितना भोला हो सकता है और कोई कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन इस बात को समझना होगा कि प्रॉपर स्किल, नॉलेज, कॉम्पिटेंसी के थ्रू आप सीख सकते हैं। एक केस स्टडी टाइप का है और मुझे लगता है पढ़ लेना चाहिए आपको, आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। एक मिस हिमा जो है वो एक प्राइवेट बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करती थी, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी। उन्होंने 10 साल काम किया और जो भी वो डिसीजन वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में होता था वो CMM के द्वारा होता था, चीफ मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा, और उन्हीं के डिसीजन को सभी को इम्प्लीमेंट करना पड़ता था। इसी के कारण जो मिस हिमा रहती हैं, उन्होंने कभी भी अपनी ओर से कोई सजेशन कंपनी को नहीं दिया। लेकिन एक मिस्टर रमेश जो है, वो जो CMM है, वो एक बिस्किट कंपनी में काम करते हैं। वो अक्सर अपने ऑफिस में जहाँ वो काम करते हैं वहाँ पर सजेशन देते रहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन आए, बदलाव आए। और अक्सर वो अपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को सलाह भी देते हैं। लेकिन हिमा ऐसा नहीं कर पाती है। वैसे हिमा के पास बहुत सारे सजेशन होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि कई लोग जो हैं उन्हें डर भी लगता है कि अगर हमने कुछ बोल भी दिया तो सब हम पे छोड़ दिया जाएगा या लोग मजाक उड़ाएंगे। जनरली ये टेंडेंसी होती है। अगर आइडिया फ्लॉप हो गया तो ये हर जगह की रीत है। अब मिस हिमा बिंदु जो है वो सजेशन नहीं दे पाती है, लेकिन उनके पास आइडिया बड़ा अच्छा होता है। और इसी तरीके से जब ये केस स्टडी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि जो उनकी राइवल कंपनी होती है 6 महीने के बाद, उसका मार्केट शेयर जो है वो 3% बढ़ जा रहा है। माफ़ कीजिएगा, स्लाइड में इंट्रोड्यूसिंग का जो स्पेलिंग है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैंने टाइप भी किया है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, और कुछ चीज़ों को इधर उधर करने से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन आप सुधार लेंगे अगर कहीं भी इधर उधर हल्का फुल्का बदलाव हो गया है तो। और
उनकी राइवल कंपनी 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद उसका मार्केट शेयर 3% बढ़ जाता है। शेयर बढ़ जाना मतलब कंपनी की पोजीशन अच्छी है। और क्यों बढ़ती है? क्योंकि वो जो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, जो उनके टक्कर वाली थी, उनके कंपटीशन में थी, उन्होंने उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर दिए और अच्छी अच्छी बिस्किट बनाई और उसकी खूब बिक्री बढ़ गई। इसके बाद जो मिस हीमा है, उनको बहुत ज़्यादा गिल्टी फीलिंग हुई। वो बहुत अफसोस करने लगी कि काश मेरे माइंड में जो आइडिया था अगर मैं शेयर कर पाती तो कितना अच्छा होता। फिर कुछ दिनों के बाद मिस हीमा बिंदु जो है, उन्होंने अपने चीफ मार्केटिंग मैनेजर को सजेशन दिया और उन्हें बताया कि अब हमें न्यू वैरायटी ऑफ बिस्किट लानी चाहिए जिसमें हम करी पत्ता को ऐड करेंगे और कुछ मसाले भी डाल देंगे। और उन्होंने हीमा बिंदु के आइडिया को इम्प्लीमेंट किया। अब हुआ क्या कि जो उनकी कॉम्पिटिटिव जो राइवल इंडस्ट्री थी उसका तो शेयर सिर्फ 3% बढ़ा था, लेकिन हीमा के आइडिया के बाद हीमा की कंपनी का जो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका मार्केट शेयर 5% बढ़ जा रहा है 1 साल के अंदर। यहाँ पर मिस हीमा के जो बिहेवियर में आपको बदलाव नज़र आया, पहले जब वो उनके पास आइडिया तो था लेकिन वो बता नहीं पाती थी, कई बार उनके आइडियाज़ को दबा भी दिया जाता था। वो चाहती भी थी बताना, तो कई बार अपने साथ वाले भी होते हैं और कई बार बॉस भी ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनके अलावा कोई और पार्टिसिपेट करे। अब जब आपने मिस हीमा के बिहेवियर में बदलाव देखा, जब उन्होंने खुलकर अपनी बातों को रखा और मार्केट शेयर इंक्रीज हो गया, इसका यही मतलब है कि मिस हीमा जो थी उन्होंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ों को सीखा, पिछली की हुई गलतियों को नहीं दोहराया। और इससे हुआ क्या कि वो गलतियों से सीख हासिल की और उन्होंने इस बार आइडिया दिया और वो आइडिया सक्सेसफुल हो गया। तो एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर that occurs as a result of experience, स्टीफन रॉबिन्स की बुक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, उसमें उन्होंने डिफाइन किया है लर्निंग की डेफिनेशन। आपको मालूम होगा कि हर इंसान अपने पास्ट मिस्टेक से नहीं सीखता है। अगर आपको पहले कई बार अगर धोखा मिल गया हो, अगर आपके साथ काम करने वाले एम्प्लॉय, आपका कोई कलीग हो, उसने लास्ट टाइम में आपको परेशान किया हो, आपको ट्रबल में लाया हो, तो आप अगर उससे सीख हासिल नहीं कर रहे और ईज़िली किसी के ऊपर भरोसा यकीन कर रहे हैं तो फिर आप मूर्ख हैं। आपको सीखने की ज़रूरत है। गलतियां सबसे होती हैं, हमें कोई भी चीट कर सकता, हमें कोई भी परेशान करता, लेकिन हाँ, अगर हम गलतियों से सीख नहीं रहे हैं और बार बार गलतियां ही कर रहे हैं तो ये भी गलत बात है। तो मिस हीमा बिंदु जो हैं, उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा और उनके वैल्यूएबल आइडियाज़ से ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा हुआ और उनको भी फ़ायदा हुआ। पहले जब वो काम कर रही थी तो उस समय ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप उनको नज़र आ रहा था। जो भी CMM थे, चीफ मार्केटिंग मैनेजर, वो अपनी ही आइडिया को लगाते थे, इम्प्लीमेंट करते थे। और अभी जब हीमा बोलना भी चाहती थी तो वो बोल नहीं पाती थी, वो इतने प्रेशर में रहती थी। लेकिन जब उन्होंने अपने आइडियाज़ को शेयर किया, हीमा ने पुरानी गलतियों से सीखा, तो उनको लगा कि अब मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इससे हुआ क्या कि नई आइडियाज़ आई, मैनेजमेंट के पास सजेशन आए और ऑर्गेनाइजेशनल में इफ़िशियंसी भी बढ़ गई, इफ़ेक्टिवनेस भी बढ़ गया। अब हीमा को जो भी पास्ट एक्सपीरियंस हुआ उसमें परमानेंट चेंजेस आ गया। अब वो सीखना चाह रही है, अब वो पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएगी, क्योंकि उसको मालूम है कि उसकी एक गलती के कारण वो दबाव में आ गई तो राइवल फर्म जो था, जो सामने जिसके साथ कंपटीशन रहता है, जो सेम
प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, उनकी भी बिस्किट की फैक्ट्री रही, कंपनी रही, उनका मार्केट शेयर इंक्रीज हो गया और हिमा बेचारी नहीं बोल पाई तो उसका मार्केट शेयर डिक्रीज हो गया। सीख इंसान कैसे भी सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी सीखती है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले मेंबर्स भी सीखते हैं। तो बहुत तरीक़ों से सीखा जाता है। तो पहला तरीका जनरली एजुकेशन है। पढ़कर, सीखकर हम एजुकेशन के जरिए बहुत सारी चीज़ों को सीख पाते हैं। और एक बात है, एजुकेशन पर अगर हम आए हैं तो एक बात बताइएगा, पुराने ट्रेडिशनल कंसेप्ट में आज भी कई क्लासरूम में है टीचर चॉक से ही लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, लेकिन अब स्मार्ट बोर्ड हैं, अब लैपटॉप से टीचर पढ़ा रहे हैं। कुछ टीचर इस चेंज को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, इवन वो लर्निंग के प्रोसेस में जाना ही नहीं चाहते हैं और उनके पास बड़े एक्सक्यूज रहते हैं, नहीं सीख पाएंगे, अभी इस एज में रिटायरमेंट के समय कुछ सीखेंगे क्या, नहीं हो पाएगा। ये जो पहले से ही माइंड में बायसनेस है, कॉग्निटिव बायस है, पहले ही से नेगेटिव इंटरप्रिटेशन है कि नहीं हो पाएगा हमसे, इस कारण भी हम लर्निंग नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, ट्रेनिंग तो है ही, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी है। काम करते करते भी सीख लेंगे और वर्क प्लेस से दूर जाके भी, अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, हम वहाँ भी ट्रेनिंग लेते हैं। पायलट ट्रेनिंग होता है, अगर एरोप्लेन से हमें बहुत सारी सिमुलेशन एक्सरसाइजेज होती हैं, ये सब भी आपको पढ़ना है, ट्रेनिंग का टाइप्स। इसके अलावा कई बार जो हम फॉर्मल, तो ठीक है, टीचर सिखा रहा है, मेंटोर सिखा रहा है, काउंसलिंग हो रही है, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में सेमिनार हो रहा है, वर्कशॉप हो रहा है, सिंपोजियम हो रहा है, वो तो ठीक है। कई बार इनफॉर्मल कोई सामने बैठा हुआ अपना यार दोस्त है, वो भी बता दे रहा है, भाई ऐसा मत करना, पिछली बार हम बुरा फंस गए थे। आप उसकी बातों से भी सीख लेते हैं और सीख जाते हैं। तो इनफॉर्मल एजुकेशन सिर्फ दोस्त ही नहीं, हमारे पेरेंट्स भी बताते हैं कि ये कर रहे हो तो गलत है, इसमें फंस जाओगे, ये फ़ायदेमंद नहीं है, इसका अंजाम बुरा होगा, तुम्हारा दोस्त कुआं में डूब रहा है तो क्या तुम भी कुआं में डूब जाओगे। जनरली घरों में ऐसा बोला जाता है, तुम्हारा दोस्त मर रहा है, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है तो क्या देखा देखी तुम भी वैसा करोगे। तो हम अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने आसपास के लोगों से, इतना ही नहीं, हम तो सीखते हैं अपने रिलीजियस बुक्स से भी। आप किसी भी धर्म को, मजहब को मानते हैं तो सबकी अपनी अपनी किताबें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं जिससे हम सीखते हैं। तो भगवान कुछ बताते हैं, अल्लाह कुछ बताते हैं, एंड सो ऑन। तो सीखने को बहुत कुछ है। इसके अलावा एक जो ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम है वो तो चल रहा है, अब वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भी है, डिस्टेंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी है। जैसे कि कई एम्प्लॉई जब काम कर रहे होते हैं तो उनको लीव भी मिलता है, सबैटिकल्स भी मिलते हैं। बैंकिंग में तो ये नॉर्मली है कि आप काम कर रहे हैं, आपको कुछ महीनों के लिए छुट्टी मिलेगी, आप कुछ कोर्स कर सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब स्किल बेस्ड ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल एजुकेशन, जिसे हम कहते हैं कि बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, ये कन्वेंशनल टीचिंग का पार्ट नहीं है, सिंपल ऑनर्स करना। तो अगर आप वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं तो उसके भी फ़ायदे हैं, जैसे बहुत सारे हैं, इवन बीबीए, एमबीए, होटल मैनेजमेंट का या इसी तरीके का कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स, ये क्या कहलाता है वोकेशनल, जिसमें आप स्पेसिफिक स्किल्स को सीखते हैं। वो ट्रेडिशनल पढ़ाई नहीं होती है, आप उससे कंपनी में काम कर सकते हैं, कॉरपोरेट में जाएंगे, इसके अलावा बहुत सारे एरियाज है उसमें वो काम करता है। लेकिन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग जो है वो स्पेसिफिक आपके स्किल पर फोकस नहीं करता है, वो बिल्कुल कन्वेंशनल डिग्री है, 3 साल का कार्यक्रम है, उसको कंप्लीट करना होता है। तो इंडिविजुअल जो कुछ भी सीख रहे हैं वो सीख तो रहे हैं,
यहाँ हम जितने एम्प्लॉय सीख तो रहे हैं, लेकिन सीख क्यों रहे हैं तो पता होना चाहिए। इसलिए सीख रहे हैं कि एक ज़माने में हम किसी काम को जैसे करते थे, अब वो ज़माना नहीं है। अब मार्केटिंग का फंक्शन हार्ड हो गया है। पहले मार्केटिंग में सिर्फ सेलिंग हुआ करता था, लेकिन अब हम हॉलिस्टिक मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग कर रहे हैं। पहले फाइनेंस की एक्टिविटी वैसी नहीं थी जितनी अब इंटेलेक्चुअल हो गई है। पहले एचआर का वर्क प्रोफाइल वैसा नहीं था जैसा अब हो चुका है। और फिर वही सारी बातें हैं, हम सीख तो इमेजिनेशन के ज़रिए भी जाते हैं, हम ऑब्ज़र्व करके भी सीखते हैं। कई बार टीम में बैठे हैं, ग्रुप में बैठे हैं, तो ग्रुप में बैठे हुए लोगों से सुन कर सीख गए। इसके अलावा कुछ सीख रहे हैं तो उसमें अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो लर्निंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर कुछ सीख रहे हैं, सीख कर छोड़ दिए, भूल गए, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लर्निंग इनकम्प्लीट थी। अब आपको प्रैक्टिस करना होगा और पुराने चीज़ों को याद करना होगा। जनरली ये परमानेंट चेंज ही होता है जो आपके बिहेवियर में मॉडिफाई करता है, मॉडिफिकेशन लाता है। कुछ लर्निंग के प्रिंसिपल भी हैं, इसको भी आप कंसीडर कर लेंगे। ये जो स्लाइड है इसलिए मैं बनाई क्योंकि मेरी गंदी हैंड राइटिंग, पता नहीं आप लोग नोट डाउन कर पाते कि नहीं। लर्निंग प्रिंसिपल, सीखने का सिद्धांत। जरा ध्यान देंगे, कुछ प्रिंसिपल हैं, सिकुला ने बताए हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं अगर आप सीख रहे हैं। और अगर इंडिविजुअल तो सीख रहे हैं, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के कंसेप्ट को लिख रहे हैं, तो आप लर्निंग प्रिंसिपल को भी डाल सकते हैं। और इतना ही नहीं, ऐसे खाने को प्रिपेयर करेंगे कि वो टेस्टी बन जाए। इतना भी नहीं कर देंगे कि वो टेस्टलेस हो जाए। कई बार कुछ लोग मसाला इसलिए भी बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला डालते हैं कि खाना टेस्टी हो जाए, और वो उतना ही ख़राब हो जाता है। तो हम कायदे में सिचुएशन को समझते हुए डालेंगे, क्योंकि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन पे आपको 14 मार्क्स में लिखना है क्वेश्चन को। तो कुछ सिद्धांत है लर्निंग के। तो पहला है, ऑल ह्यूमन बींग्स कैन लर्न। सिर्फ ह्यूमन क्या, हर जीव, जितने जीव हैं सब सीखते हैं, इंसान हो, जानवर हो। एंड इंडिविजुअल मस्ट बी मोटिवेटेड टू लर्न। ठीक है भाई, बात आप समझ रहे हैं कि हर इंसान को हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए कुछ नया सीखने के लिए। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जो उनको जो जॉब प्रोफाइल दे दिया जाए उसमें वो संतुष्ट नहीं होते, तो वो हमेशा कहते हैं कि हमें जॉब इनरिचमेंट कर दो, हमें जॉब इनलार्जमेंट कर दो। बड़ा इम्पॉर्टेंट टर्म है, पढ़िएगा। चैलेंजिंग टास्क दो, मेरा मन नहीं लग रहा है, सीखना है, कुछ नया सीखना है। ये क्रेविंग हर में नहीं होती। लर्निंग इज़ एक्टिव एंड नॉट पैसिव। अब इसको क्या ही समझाना, वही लोग सीखेंगे जो एक्टिवली हर चीज़ों को करना चाहते हैं। सुस्त लोग, जिनको बदलाव नहीं पसंद है, जो सीखना ही नहीं चाह रहे हैं, जो खुद को महान समझ रहे हैं, वो तो सीखना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। लर्नर मे एक्वायर नॉलेज मोर रैपिडली विथ गाइडेंस। और जो भी लोग सीख रहे हैं वो बहुत जल्दी सीख पाएंगे तब जब उनको गाइडेंस मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, आप जो सीख रहे हैं उस पर जिसने गाइडेंस दिया है, अगर वो आपको जज कर रहा है, फीडबैक दे रहा है, वो बता सकता है। एक टीचर जज कर सकता है पढ़ाकर, एग्ज़ाम तो लिया ही जाता है कि बच्चा जो सिखाया गया वो सीखा कि नहीं। इतना ही नहीं, सीखने को लेकर हम जितने भी लोग कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस वाले, हमारे पास तो केस स्टडीज़ है। पुरानी कंपनी का प्रोफाइल उठाकर देखो कि कोई कितना डूबा, कैसे डूबा, डूबा तो डूब के रह गया कि मर भी गया। ये भी तो बड़ा है कंसेप्ट। बिज़नेस के बहुत सारे टूल टेक्निक है, उससे हम सीखते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स को पढ़कर बिजनेस रिलेटेड हम सीखते हैं। इतना ही नहीं, टाइम मस्ट बी प्रोवाइडेड टू प्रैक्टिस लर्निंग। अब हुआ ऐसा कि कोई आदमी गाना सीख लिया, डांस सीख लिया, सीख के बैठ तो गया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया, तो लर्निंग तो हो गई, लेकिन लर्निंग धरी की धरी रह गई,
अगर हम उसे जब तक पॉलिश नहीं करेंगे तो हम चीज़ों को भूल जाएंगे और हमें फिर से रिकॉल करना होगा। लर्निंग मेथड शुड बी वैरिड। आपको मालूम है सिखाने वाला ही जानता है, जैसे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अब सिखाने वाला ही जाने कि किस तरीके से पढ़ाता है, कहानी कहता है या डरा के पढ़ाता है, रुला के पढ़ाता है, पीट के कुटाई करके, जैसे भी सिखाता है वही बात है। आपके बॉस आपको हंसाकर सिखा रहे हैं कि ऐसे मशीन चलेगा भाई, तो बहुत पीछे चल रहे हो, अब पहले जिसके साथ काम करते थे उसके साथ नहीं, अब तुम्हारा ठिकाना बदला गया है, बहुत टाइम पास हो गया। पहले टीचर चॉक डस्टर लेकर पढ़ाते थे, अब हमारे पास वाइट स्मार्ट बोर्ड भी है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और हाई प्रोफाइल टीचिंग हो रही है, बहुत सारे टीचिंग एड्स हैं, उनके ज़रिए हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हाँ एक बात है, अगर मेथड बहुत सारे होंगे सिखाने के पढ़ाने के तो हमारा बोर्डम कम होगा, बोर कम होंगे। नहीं तो वही डंडा लेके मास्टर साहब पीटे जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं, वो तरीका भी जायज़ नहीं है। द लर्नर मस्ट सिक्योर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम लर्निंग, ये लीमिंग हो गया, इसको लर्निंग कर देंगे काइंडली। तो जो सीख रहा है लर्नर, अगर वो उससे सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए तो होता है बच्चे कोचिंग ज्वाइन कर लिए फिर बाद में अफसोस होता है कि 1 लाख रुपया जमा तो कर दिए लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो सीखना आपके सेटिस्फैक्शन पे भी निर्भर करता है, जो मिल रहा है, जो खाना खा लिए पेट भरा कि नहीं, जो सीख रहे हैं उससे संतुष्टि मिल जाएगी तो बात बन जाएगा। और एजुकेशन मस्ट फुलफिल ह्यूमन नीड, डिजायर एंड एक्सपेक्टेशन, जाहिर सी बात है। इसके अलावा लर्नर्स नीड रीइंफोर्समेंट ऑफ करेक्ट बिहेवियर। अच्छा, कई लोगों की आदत होती है, अगर मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं या आपको जॉब पर जाते हैं, आप कितने भी परेशान हो, अगर आप अपने वर्क प्लेस पे चले जाएंगे तो आपकी सारी परेशानी छूट जाती है रास्ते में, घर में। तो काम करते रहने से, सीखते रहने से इंसान रिजुविनेट होता है, वो अपनी बहुत सारे परेशानियों को भूल जाता है और उसके व्यवहार में बहुत सारा सुधार आपको मिलता है। जैसे कि माना जाता है कि जो लोग कला सीखते हैं, कला मतलब जो कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो कला के किसी भी फॉर्म में, आप गाना गा सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कुछ भी, वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं उन लोगों की तुलना में जो कि इसको सीखते नहीं हैं। तो आपके व्यवहार में बदलाव आता है सीखने से। अगर आप बच्चे को बताएंगे ही नहीं कि बच्चे को चोरी नहीं करनी है, बच्चे को बदमाशी नहीं करनी है, तो बच्चा सीखेगा कैसे? और बच्चा जब सीख जाएगा तो बच्चा गलती नहीं करेगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी सेट फॉर द लर्नर। और हाँ भाई, सीख रहे हैं तो सिर्फ सीखते रहने का नाम ज़िंदगी थोड़े ही है। जो हमारा गोल है, जिसके लिए सीख रहे हैं, कम से कम उतना तो सीख लें, बाकी सीखने को तो दुनिया पड़ी हुई है। और जो भी हमारा सेट स्टैंडर्ड है, हमको जितना काम करना है, जितना सीखने की ज़रूरत है, अब वो लर्नर पे ही डिपेंड करता है कि कैसे वो गोल सेट करे, कितना जल्दी से जल्दी वो सीख जाए। डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? लर्निंग की बहुत सारे लेवल हैं। कुछ लोग जो हैं कॉम्प्लेक्स चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं, तो कुछ लोग बेसिक चीज़ों को, कुछ लोग तो बेसिक को तो बेसिक ही है खैर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बेसिक को भी कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। तो लर्निंग बहुत तरीक़ों से है, उसका बहुत लेवल है। अब छोटे से बच्चे को सिखाने का तरीका अलग होगा, और जैसे कि लोअर लेवल पे काम करने वाले वर्कर्स के लिए मशीन्स हैं, तो फिर हम हायर अथॉरिटी के लिए बहुत सारे सेमिनार और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते, इवेंट, जिससे वो सीख पाएँ। मैं पहले भी बताई हूँ, लर्निंग इज एन एडजस्टमेंट। तो ये जो दिमाग रूपी लोटा है, जो सिर है, उसको खाली करना पड़ता है जब आपको सीखते हैं। जो नई नई बातों को सीख रहे, उसको दिमाग में डालना होगा। तो लर्निंग एडजस्टमेंट का ही दूसरा नाम है।
दिमाग में पहले से जो विचार हैं वो खिचड़ी तो पक गई, अब नए चीज़ों को खाते जाना है, दिमाग में एडजस्ट करते जाना है। जैसे घर में मान के चलिए आप 2-3 मेंबर रहते हैं, कोई बाहरी आ गया तो फिर उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है ना। इन द सेम वे कुछ सीख रहे हैं तो फिर दिमाग की सारी स्पेस को खाली रखना पड़ता है, धीरे धीरे जो जैसे जा रहा है उसको दिमाग में सेट करना पड़ता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्ले अ लार्ज पार्ट इन द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग। हाँ, हम सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। कोई बहुत जल्दी सीख जाएगा, कोई बहुत स्लो सीखेगा, कोई बहुत ड्रामा करेगा सीखने में, कोई जो है बहुत पंक्चुअल रहेगा, कोई जो है अगर वो किसी खास, मुझे लगता है कि अगर वो किसी खास लैंग्वेज को बोलता हो और अगर उसको नॉर्मल हिंदी नहीं आ रही है वो नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर जो हिंदी वाले हैं हिंदी में सीख जाएंगे, जो अंग्रेज़ी वाले अंग्रेज़ी में सीख जाएंगे। कोई अगर किसी खास एरिया से आया है तो उस पर भी उसके भाषा का वो डाइवर्सिटी जो है उसको सडनली जो बदलाव मिलेगा उसके साथ वो सहज नहीं हो पाएगा। सबके इंडिविजुअल परसेप्शन है, कोई सीखने को हल्के में लेता है, कोई सीखने को भारी में लेता है। ईगो इन्वॉल्वमेंट इज़ वाइडली रिगार्डेड एज अ मेजर फैक्टर इन लर्निंग। एक बार आप देखिएगा ये जनरली होता है और कॉलेज एजुकेशन में तो पक्का होता है। जब आप किसी भी बड़े क्लास में जब बड़े बच्चों को आप पढ़ा रहे होते हैं, कोई टीचर, तो वहाँ बच्चों का अपना ईगो इतना हाई हो जाता है कि उनको लगता है कि हम टीचर से बेस्ट हैं। या आपके ग्रुप में कोई ऐसा दोस्त होगा जो एग्ज़ाम से एक रात पहले आपको इतना अच्छा पढ़ा देगा कि आपको लगेगा कि बेकार हम टीचर के लिए टीचर्स डे मना रहे थे, अपने दोस्त को ही टीचर बना लें और उसी के लिए टीचर्स डे मना लें। मजाक नहीं, ऐसा होता है। कई बार होते हैं कुछ ऐसे भी सुपीरियर या सबऑर्डिनेट, हम बॉस से नहीं सीखेंगे, हम अपने साथ में काम करने वाले लोगों से नहीं सीखेंगे। उनको इज्जत पे आ जाती है बात, उनको लगता है नहीं जो मेरे साथ काम कर रहा है मेरा दोस्त वो हमको सिखाएगा, और वो जल्दी उससे सीखना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर कोई उनसे उनके ऊपर वाला कोई उनको गाइड करता है तो बोलते ठीक है चलो फिर भी बॉस है तो सुन लेंगे, लेकिन अपने साथ वाले के कमांड को बर्दाश्त नहीं करेंगे। द रेट ऑफ लर्निंग डिक्रीजेज when complex skills are involved। अब कुछ भारी चीज को सीखना है, कुछ भारी मशीन को चलाना है, कुछ बड़े चीज को सीखना है या कुछ टेक्निकल चीजों को सीखना है। जैसे कई लोग प्रैक्टिकल में अच्छे होते हैं, कई लोग थ्योरी में होते हैं। अब जिनको प्रैक्टिकल चीज को सीखना है, कुछ मैकेनिकल चीज़ों को सीखना है, मशीन से जुड़ा हुआ, इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ है, भारी है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपके इंटेलेक्चुअल, आपके मेंटल एबिलिटी की ज़रूरत है, तो फिर आपको सीखने में वक्त लगेगा। लेकिन छोटी मोटी बातें हैं तो आप जल्दी सीख जाएंगे। तो भारी स्किल कोई चीज़ को सीखना है तो वक्त लगेगा और सीखने वालों की संख्या भी कम रहेगी। लेकिन अगर कोई चीज़ हल्का है तो उसके लिए मारा मारी रहेगी। लर्निंग इज़ क्लोजली रिलेटेड टू अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। भाई ये बच्चा भी समझता है। मास्टर साहब बोले जा रहे हैं और हम एक कान से सुनकर दूसरा निकाल दे रहे या फिर सो रहे हैं तो काम नहीं चलेगा। जो बोला जा रहा है उसको सुनते रहना है, ध्यानपूर्वक, ध्यान मग्न होकर, ये ज़रूरी है, तभी आप सीखेंगे। लर्निंग इन्वॉल्व लॉन्ग रन रिटेंशन एंड इमीडिएट एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। हाँ भाई, कुछ मेरे जैसे भी होंगे, कुछ सीख लिए तुरंत भूल गए। कुछ लोग हैं जो क्लास 1 में पढ़े उनको अभी भी वैसा ही याद है। कुछ लोग तो हैं ऐसे कि 50 बार घर बदले 50 पड़ोसी का नाम याद है। तो कई लोगों का रिटेंशन पावर बहुत सही होता है और कई लोग जो हैं वो तुरंत चीज़ों को भूल जाते हैं। तो लॉन्ग रन तक अगर आप चीज़ों को याद रख रहे हैं, मतलब सही लर्निंग प्रोसेस में हैं, लेकिन नहीं याद रह रहा है तो फिर वापस से रिवीजन कीजिए। एक्यूरेसी डिजर्व्स जनरली मोर एम्फेसिस देन स्पीड। अच्छा, बहुत बड़ी बात है ये। लर्निंग का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। डायरेक्शन इज मोर
इम्पॉर्टेंट देन स्पीड। आपने सुना होगा कि रास्ता जो है वो हमें मालूम होना चाहिए, स्पीड थोड़ा कम भी होना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है जानना। उसी तरीके से अच्छे अच्छे ढंग से सीखें, ध्यानपूर्वक सीखें, सही चीज़ को सीखें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। फास्ट नहीं करना है, भागना नहीं है, भागते भागते छोड़ देना है, ऐसा नहीं। कई लोगों को देखेंगे आप उनको कुछ काम देंगे, वो सफाई से नहीं करेगा, उसको बस निपटारा करके पहुंचा देना है। लेकिन कई लोग हैं जो एकदम सजावट के साथ समय लगा लगा के अच्छे अच्छे से, बिना किसी गलती के, कम एरर के साथ, लेस एरर के साथ काम को कर देंगे। तो सही सटीक काम करना ही लर्निंग है। ऐसा नहीं है कि भागे जा रहे हैं, सीखने में भागना कहाँ से आ गया। और अगर आप भाग रहे हैं तो मतलब ढंग से सीख नहीं पा रहे हैं। जब ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, सीखना है, धीरे धीरे सीखेंगे तो वक्त तो लगेगा ही। लर्निंग शुड बी रिलेटिवली बेस्ट, ये तो आपको मालूम है। लर्निंग किसी न किसी चीज़ पर टिका हुआ है, और वो टिका किस चीज़ पर है? तो जो हमें सिखा रहा है, कभी उसके एटीट्यूड पर, कभी हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसा होता है, कई बार हमारे खुद के मूड पे है, तो किसी न किसी चीज़ पर डिपेंडेंट है। तो लर्नर के एटीट्यूड और जो हमें गाइड कर रहे हैं उनके एटीट्यूड, दोनों पर लर्निंग डिपेंडेंट है। तब जाकर के चेंज आता है। और जो सीख रहे हैं तो बस सीखे चले जा रहे हैं, गा रहे हैं तो गाते चले जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। कुछ लक्ष्य होना चाहिए जीवन में, कुछ करना है। सिर्फ ये बोलने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना है। सीधा बोलना होगा कि नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर ही बनना है, यही करना है। गोल ओरिएंटेड रहना होगा, तभी लर्निंग हो पाएगा। यही लर्निंग का सिद्धांत है। कुछ और भी लर्निंग के प्रिंसिपल हैं। लर्निंग रिक्वायर्स पर्पसफुल एक्टिविटी, आप इसको पढ़ सकते हैं। कुछ पर्पस छिपा होता है, नहीं तो लर्निंग नहीं हो पाएगा। इसके अलावा लर्निंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ द होल इंडिविजुअल। लर्निंग इज़ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कर लूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग चला गया है। फिर भी अगर स्लाइड आपको पढ़ना है तो मैं स्लाइड को जूम करके छोड़ करके जा रही हूँ। लिख लेंगे, घर में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। वैसे ये बहुत आसान बातें हैं, आप कर लेंगे। कुछ 10, 15, 12 पॉइंट है, धीरे धीरे करके घर में भी आप इसको ईजिली लिख सकते हैं। पढ़ेंगे, मुझे लगता है कि पढ़ने से बहुत सारे मामलों का निपटारा हो जाएगा। पहले 1 घंटे से लगातार बोल रही हूँ, आप लोगों के लिए बोल रही हूँ। पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। एक न्यू वीडियो में वापस से मिलूँगी। अभी के लिए लर्निंग, आप लोग भी लर्निंग के प्रोसेस पे लगे रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन।